हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉज एंड किरचॉफ लॉ को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं किरचॉफ लॉ बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम किरचॉफ लॉ को पढ़ क्यों रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ को पढ़ने का केवल रीजन एक ही है, किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना। ओके, एक्चुअली हमारे पास पहले से ही ओम्स लॉ है जिसका यूज करके हम किसी भी सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हम उसका रेजिस्टेंस, उसका पोटेंशियल, उसका करंट ड्राइव या निकाल सकते हैं। बट कहीं बार सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसके अंदर 2-3 बैटरी या फिर बहुत सारे रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो उस केस में ओम्स लॉ को अप्लाई करना वो इजी नहीं होता। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो किरचॉफ लॉ या फिर बाकी और जो लॉज हैं उनका यूज करते हैं। तो 12th में हमारा केवल किरचॉफ लॉ है, तो किरचॉफ लॉ पे फोकस करने वाले हैं। तो किरचॉफ लॉ का यूज जैसे मैंने बताया क्या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ होते क्या है। किरचॉफ लॉ, ओके, तो इसका यूज किया जाता है किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्स है, ओके, वो भी डीसी। तो देखिए टू एनालाइज अ कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट। सर गैस्टम किरचॉफ, तो पूरा नाम जो किरचॉफ का था वो क्या था, गैस्टम किरचॉफ। गैव टू लॉज, तो उन्होंने कितने लॉ दिए, 2 लॉ दिए। ओके, वे लॉ हमारे कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए। जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ या उसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, या इन शॉर्ट KCL। ओके, तो KCL भी बोलते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ बड़ा सिंपल ये कहता है कि जितना करंट जिस पॉइंट पर आएगा उतना वहां से जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होता है, इक्वल। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि I1, I2 और I3 तो इस पॉइंट की ओर जा रहा है। ओके, I4 और I5 उस पॉइंट से बाहर आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या इक्वल है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट का जो सम है वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अलजेब्रिक सम है, ओके, किसी भी जंक्शन पर या किसी भी पॉइंट पर इन सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए, in circuit the algebraic sum of current at a junction is 0। या आप कह सकते हैं कि algebraic sum किसका, करंट का, वो क्या होगा, 0। ओके, अब इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल है इसको प्रूफ करना, कि हमने मान लिया कि ये बहुत सारे करंट्स है I1, I2, I3, I4, I5 जो कहाँ पे मीटिंग हो रहा है, मतलब कहाँ पे मीट हो रही है, ओ पॉइंट पर, जंक्शन पर। ओके, यहाँ पे देखिए, कंसिडर I1, I2, I3, I4 एंड I5, ये आपका मीट हो रहा है कहाँ पर, ओ पॉइंट पर, एच ओ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट, मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल किसके होता है, I4 प्लस I5। ओके, अगर जो ये इधर जो करंट है, अगर मैं इसको उधर लिया हूँ, क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल 0। तो आप देख सकते हैं कि जो करंट आया था और जो करंट गया उसका सम क्या है, 0। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम किसका, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का, वो क्या होता है, 0 किसी भी पॉइंट पर। तो ये जो आपका फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है चार्ज कंजर्वेशन। क्या बताता है, चार्ज कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर
चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, मतलब जितना आया उतना चला गया, मतलब कोई भी चार्ज वेस्ट या इकट्ठा नहीं हो रहा। ओके, तो ये हमारा बताते हैं किसको, चार्ज कंजर्वेशन को। ओके, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो ये चार्ज संरक्षण पर आधारित है। तो ये तो था फर्स्ट लॉ। अब हम देखने वाले किसको, सेकंड लॉ को। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्ट लॉ, या इन शॉर्ट इसका नाम है KVL। ओके, तो सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं, KVL के नाम से जानते हैं। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इस लॉ में बड़ा सिंपल जो सर्किट होता है उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, उन्हें बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं, लूप। तो सबसे पहले आपको पूरे सर्किट को छोटे छोटे लूप में ब्रेक करना है। ब्रेक करने का फायदा ये होता है कि जो पूरा सर्किट होता है उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बहुत सारी बैटरीज हो सकती है। अगर हम उसको छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर लें तो हमारे पास कम रेजिस्टेंस होगी और कम ही बैटरी होगी, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब लूप को ब्रेक करने का तरीका ये है कि ऐसे लूप बनाइए जो क्लोज हो, कैसे हो, क्लोज मतलब बंद हो, और साथ ही साथ उसके अंदर कम से कम रेजिस्टेंस या कम से कम बैटरीज है। ओके, हमें कोशिश करनी है कम से कम रेजिस्टेंस और कम से कम क्या है, बैटरीज है। ओके, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो EMF है, क्या है, EMF, वो इक्वल किसके होता है, रेजिस्टेंस और करंट के। तो ये कोई नई बात नहीं, हमें पहले से पता है कि V इक्वल क्या होता है, V इक्वल होता है I इंटू R। ओके, तो V क्या है आपका EMF, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। तो EMF किसके इक्वल होता है, I इंटू R। बस किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि क्लोज लूप के अंदर, मतलब क्लोज लूप के अंदर जो EMF होता है उसका सम और जो आपका I इंटू R है उसका सम, वो आपस में क्या होता है, इक्वल। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो कोई नया नहीं पढ़ रहे यार। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इनक्लोज्ड, तो ध्यान रहे कि जो सर्किट है वो क्लोज होना चाहिए, बस इसका एक ही मतलब, और कुछ नहीं। इनक्लोज्ड सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF वो इक्वल है, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, किसका अलजेब्रिक सम, I इंटू R, मतलब रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट का। ओके, ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिव, मतलब जो उसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, एंड रेस्पेक्टिव करंट थ्रू देम। तो उनके अक्रॉस या उनमें जो करंट फ्लो हो रही है उनका करंट और जो रेजिस्टेंस है उसका जो प्रोडक्ट है उनका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल है, EMF के इक्वल। तो हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम, ओके, समेशन किसका, EMF का, वो इक्वल किसका है, समेशन किसका, I इंटू R। तो ये आपका लॉ है कौन सा, सेकंड लॉ। अब इस लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं इजीली। ओके, उसके लिए हमें एक डायग्राम को यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। तो डायग्राम ऐसे लेना तो कॉम्प्लेक्स हो, मतलब जिसके अंदर कम से कम दो बैटरीज तो हो। तो हमारे पास सपोज कीजिए कि हमने ले लिया, ओके, ये रेजिस्टेंस R1 और ये आपका बैटरी का EMF कितना है, E1। ओके, ये R2 है और ये क्या आपका R3 और ये बैटरी कितना है, E2। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें दो बैटरी ली है। ऊपर वाली बैटरी का जो EMF है वो क्या है, E1, नीचे वाले का E2, और रेजिस्टेंस कितने, R1, R2, R3। ओके, अब जो करंट है E1, मतलब जो पहले बैटरी है उससे करंट हमने क्या माना कि भाई करंट है I1, और सेकंड बैटरी से I2। अब देखिए I1 और I2 इस पॉइंट पर क्या होगा,
मिलने वाले वाले ऐड होने वाले, और ऐड होके कहाँ जाएंगे, R3 में। किसमें जाएंगे, R3 में। ओके, और फिर जो करंट है I1 प्लस I2 कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आने के बाद वो फिर टूट जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, I2 और ऊपर I1। ओके, ये हमने यहाँ पर लगा दी कौन सा, फर्स्ट लॉ। क्योंकि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जहां से जितना करंट आता है वहां पर उतना करंट जाता है। तो देखिए पहली वाली बैटरी से कितना करंट आता, I1 गया कितना, I1। दूसरी वाली से I2 गया भी कितना, I2। और करंट की नेचर एक होती है क्या, कि वो प्लस टर्मिनल से निकलता माइनस की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, माइनस की तरफ। ओके हाँ, दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो करंट है उसको आपको कम से कम ब्रेक करना है। मैं चाहता तो मैं इसको I3 लिख सकता था, इस पूरे को I3, बट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जितने भी करंट आप लोगे, ओके, जैसे कि I1 I2 I3, तो वे काम करते हैं वेरिएबल की तरह से। किसकी तरह से, वेरिएबल। ओके, जितने वेरिएबल हो जाते हैं आपको उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ती है, और जितनी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी आपको उतने ही लूप ब्रेक करनी पड़ेगी। तो कोशिश करनी है कि करंट को कम से कम ब्रेक करें। और 12th में केवल आपको I3 तक ही सफिशिएंट है, I3 से फालतू ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्रेक कहाँ तक किया, I2 तक। मतलब इसके लिए हमें 2 लूप लेने पड़े, कितने, 2। ओके, तो लूप कैसे होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीका सिंपल से है। पहला बंद है, ऐसे नीचे वाला में क्या है, बंद है, तो फर्स्ट लूप और सेकंड लूप, तो लूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अब हम लेते हैं पहले बाय लूप फर्स्ट। आई थिंक यहाँ पे लिखने वाला दिख ही जाएगा, बाय लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट से ओके, अब इसमें ध्यान रखना कि जब भी कौन सा लूप ले, उस लूप को छोड़कर बाकी लूप को भूल जाए। जैसे कि सेकंड लूप को भूल जाओ, है नहीं है, छोड़ दो। मतलब ऐसे नहीं छोड़ना है, केवल सॉल्व करने के लिए, ओके, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, उसको भूल जाइए। केवल अभी ध्यान रखिए कि फर्स्ट लूप है आपके पास। फर्स्ट लूप में देखिए करंट है, I1 ऐसे आ रहा है, I2 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, नहीं है। ओके, तो इसको समझ लीजिए एक बार। ये टर्मिनल से मान लीजिए बैटरी के, ये बैटरी E1 है और ये क्या है, E2। जब माइनस माइनस की तरफ हो, क्या हो, माइनस माइनस की तरफ या प्लस प्लस की तरफ, तो इस केस में जो EMF है वो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्या होते हैं, माइनस। जब माइनस माइनस की तरफ और प्लस प्लस की तरफ, लेकिन प्लस की तरफ माइनस हो जाए और माइनस की तरफ क्या हो जाए, प्लस। जैसे कि प्लस वाली क्या, माइनस है, तो प्लस की तरफ कौन है, माइनस है। तो इस केस में जो E1 है और E2 है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, तो जो माइनस माइनस मतलब टर्मिनल माइनस माइनस है, तो वो माइनस प्लस प्लस एक जगह एक तरफ है, तो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। तो इसका मतलब है जो EMF है वो क्या होने वाले हैं, माइनस के। अब आपको कंसीडर करना, मतलब मानना पड़ेगा कि भाई एक EMF बड़ा है और दूसरा क्या है, छोटा है। कुछ भी मान लीजिए कि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, या E2 बड़ा है, E1 छोटा है। ओके, तो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि E2 बड़ा है, ओके, और E1 छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए ये तो क्या था, EMF, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, EMF का अलजेब्रिक सम। मतलब जो भी यहाँ पर है आपके पास EMF, उसको क्या कर दीजिए, प्लस होता है प्लस कीजिए, माइनस होता है माइनस कीजिए। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बना, माइनस से बना। ओके, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो डायरेक्शन अपोजिट है। इक्वल किसके होगा, अलजेब्रिक सम किसके, I × R, मतलब उस लूप में कितने रेजिस्टेंस है और कितनी धारा है, मतलब करंट है, उनका प्रोडक्ट का सम। अब देखिए E2 को मैंने क्या में लिया, प्लस में, तो E2 में जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या में आएगा, प्लस में आएगा। E1 क्या में लिया, माइनस में, तो E1 में जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो पहले लेते E2, तो रेजिस्टेंस क्या आपका, R2। R2 में करंट कितना है, I2। ओके, तो I2, E1 माइनस में, तो सिंपल सी बात है, जो R1 है वो भी क्या में आएगा, माइनस में। तो R1 के रिस्पेक्ट करंट कौन सा है, I1। ओके, तो आप क्लियर दे सकते हैं कि जो अलजेब्रिक सम है किसका, EMF का, वो इक्वल किसके भैया, अलजेब्रिक सम किसके, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट लूप। अब बात करते हैं किसका, लूप सेकंड। जब आप सेकंड लूप ले तो जो पहला लूप है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। करंट देखिए, करंट ऐसे, फिर कहाँ आएगा, नीचे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे। ओके, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या बनी हुई है, एक बनी हुई है,
मतलब चेंज नहीं हो रही। जैसे पहले वाले में क्या था, करंट की डायरेक्शन क्या, ये भी नीचे को आ रहा था, ये कहा जाता ऊपर की ओर, तो क्या हुआ, अपोजिट हो गया था ना, तो माइनस आया। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस केस में करंट की डायरेक्शन एक सीधी बनी हुई है, तो इस केस में क्या होगा, सब प्लस में आने वाले, क्या होने वाले हैं, प्लस में, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। ओके, तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए या करंट ब्रेक हो जाए तो उस केस में क्या होता है, माइनस में आ जाता है, एक माइनस में और दूसरा प्लस में। बट जब करंट की डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, तो उस केस में कोई भी माइनस, मतलब कोई माइनस में नहीं, तो सब प्लस में होते हैं। इस लूप के अंदर केवल बैटरी कितनी है, एक है, तो बैटरी का EMF किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस और उसके रिस्पेक्टिव करंट। तो इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, दो, R2 और R1, सॉरी R3। तो पहले R2 लो, R2 में करंट कितना है, I2। अब लो R3 में करंट कितना है, I1 प्लस R2। ओके, तो इस तरह से हम लूप को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये जो लॉ है ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो ऊर्जा है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है, मतलब कंजर्वेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहां पर सोल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लूप है वो क्लोज होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है कि जितना करंट जहां से आ रहा है उतना वहां से जाएगा, इस तरह से। ओके, फिर आपको लूप कंसिडर करने हैं। ओके, देन उसके बाद लूप को एक एक करके आपको सॉल्व करना है, देन आपका आंसर जो है, कोई भी जो क्वेश्चन करोगे वो हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं एंड होप वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो इसको समझने के लिए। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इसके अंदर ना फाइंड करना है क्या, करंट किसके अंदर, 3 ओम के अंदर, मतलब 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इस सर्किट का यूज करके। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है बिकॉज ये 2 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, CBSE। तो यहाँ पे देखिए, जो बैटरी है, फर्स्ट बैटरी, इसका वोल्टेज कितना 5, इसका कितना 9। ओके, हमें पता है कि जो बैटरी है, बैटरी का अपना क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है, 0.3, इसका कितना है 1.2। ओके, और ये कनेक्ट है इन रेजिस्टेंस से। ये दो रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, उसके बाद क्या है, सीरीज में। ओके, तो गौर से देखिए, प्लस और प्लस आमने सामने, तो मैंने बता दिया प्लस प्लस और माइनस माइनस आमने सामने, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाती है, माइनस, मतलब बड़े पोटेंशियल में छोटा पोटेंशियल माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है क्या, पोटेंशियल या EMF। तो हम क्या निकालें, इफेक्टिव EMF। तो इफेक्टिव EMF से हमारा मतलब है 9 - 5, मतलब 2 में से 5 घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा, इफेक्टिव EMF। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, करंट। ओके, तो सबसे पहले मैं पूरे सर्किट का क्या निकाल दीजिए, करंट निकाल दीजिए कि पूरा सर्किट, दोनों बैटरी कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है मिलकर। ओके, तो जैसे कि जो पूरे दोनों बैटरी का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है कितना है, 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट। ओके, हम क्या निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल EMF को कैलकुलेट करके, क्या करके, कैलकुलेट करके हम क्या निकाल लेंगे, करंट, कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों बैटरियों से। ओके, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, 3 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला है। क्या निकाला है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो गौर से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या में, पैरेलल में। ओके, तो उनको पैरेलल में ऐड कीजिए। उसके बाद दोनों बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस और 4.5 ओम एंड जो भी इसका आंसर आएगा, ओके, ये सभी क्या में सीरीज में, उसके बाद क्या हो जाएगा, सभी सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। ये क्या है भैया, पैरेलल में। ओके, तो जो उसका रेजिस्टेंस आएगा उसका नाम क्या दिया, R1। तो वो क्या होगा, 6 × 3, 6 + 3। आई थिंक आपको याद होगा फॉर्मूला, R1 + R2। ओके, तो R1 और R2 क्या गया, एलसीएम, R2 उधर, R1 उधर। ओके, अगर हम इसको क्या कर दे, रेसिप्रोकल, तो हमारा क्या निकल जाएगा, R। तो वही क्या, मैंने रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, R = R1 R2 R1 + R2। तो जब पैरेलल हो तो पैरेलल में आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो कि मल्टीप्लाई ओवर
उनका सम करके डिवाइड कर दीजिए। तो कितना होगा 18/9 मतलब 2 ओम। तो इसको सोल्व करके कितना है 2 ओम आया। देन उसके बाद पूरा सर्किट क्या है सीरीज में है। ओके, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन सा भैया इफेक्टिव, क्या होगा सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दीजिए। तो पहला 0.3 1.3 4.5 और 2, तो वैल्यू कितना आ गया आपका 1.5 4.5 कितना हुआ 6 और 2 8, तो ये हुआ आपका 8 ओम। ओके, ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव ईएमएफ हमारे पास है, तो हमारे पास करंट भी आ जाएगा। तो जो टोटल करंट है फ्लो कितनी है भाई, आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल होता है वी ओवर आर। तो वी कितना है भैया इसका, वी है आपका मतलब वी मतलब ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ कितना 4 और आर कितना है 8, तो कितना आ गया आपका 1/2। ओके, कितने एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो इतना करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है पूरा सर्किट, खाली इसको छोड़कर, मतलब ये पहले क्या था तब पैरेलल में था। ओके, देन उसके बाद क्या हो गया सीरीज में, जैसे मैं पता ही है। तो पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है 0.5, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक करंट कितना आ रहा है आई आ रहा है, और इस पॉइंट पर आगे करंट क्या हो जाएगा ब्रेक, मतलब टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने मान लीजिए यहाँ पे निकल गया आपका, चलो हमने माना कि I3 में करंट कितना आया I1। ओके, अब देखिए I1 किससे निकला, I से निकले ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा I माइनस I1। मैंने आपको पहले बोला था कि करंट आपको कम से कम ब्रेक करना है, तो मैंने कोशिश करी है कम से कम ब्रेक करने की। तो I करंट यहाँ पर क्या हुआ, वो कंफ्यूज होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, I1 में और I माइनस I1 में, तो बात तो वही है। तो आप देखिए ये सर्किट है, ये वाला ये जिसका अंदर 3 और 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें हम किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट लॉ तो अप्लाई हो चुका है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका क्लोज लूप है उसके अंदर जो बैटरी है का ईएमएफ इक्वल होगा क्या, किसके रेजिस्टेंस और उसके रेस्पेक्टिव करंट के प्रोडक्ट के। भैया इस लूप में कहीं बैटरी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना। ओके, तो यहाँ पर आइए बाय लूप, तो जब बैटरी नहीं है तो ईएमएफ क्या होगा 0 होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का समेशन इक्वल किसके होता है, समेशन किसके आई इंटू आर। तो बैटरी तो है नहीं, तो ईएमएफ क्या होगा 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा ना। जब करंट ब्रेक हो, हमने बताया जब करंट ब्रेक हो तो वहां पर एक प्लस में और दूसरा माइनस में आता है। आपकी मर्जी, कोई सा प्लस में लीजिए कोई सा माइनस में लीजिए। ओके, जो भी आपको लेना चाहे। तो ये रेजिस्टेंस कितना है 6, इसके रिस्पेक्टिव करंट कितना है I1 सॉरी I माइनस I1, माइनस लिया क्यों, बिकॉज करंट यहाँ पे क्या हुआ डिवाइड हुआ I में से। ओके, वो हमने बताया था कैसे, यहाँ पर I1 और ऊपर क्या बचेगा I माइनस I1, तो ये क्या होगा माइनस में 3 के रेस्पेक्टिव करंट कितना है I1। ओके, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो 6I ये 0 के इक्वल है, 6I1 और 3I1, ये कितना हुआ 9I1। तो यहाँ पे देखिए 9I1 0 इक्वल 6I 9I1, ये इधर क्या में आएगा माइनस का प्लस में आ जाएगा। ओके, तो 6I, तो हमें क्या निकालना I1 ना, क्योंकि हमें निकालना था करंट इन 3 ओम। तो यहाँ पे देखिए I1 क्या हो गया आपका 6I ओवर 9। ओके, कितना हो गया भाई 3 ऊपर 2। ओके, देखते क्या होता है, तो 2I ओवर 3। ओके, तो I की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2, कितना है भाई 2, 0.5 नॉट 2 3। तो जब 0.5 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे आंसर क्या आएगा आपका 1, तो ऊपर 1 नीचे 3। तो जो आपका 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है 1/3 वोल्ट सॉरी एम्पियर। अगर यहाँ पे क्या निकालना हो इसका पोटेंशियल, क्या निकालना हो पोटेंशियल। अब देखिए इसके लिए हमें क्या निकल गया, हमारा निकल गया करंट, हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है, हम इसका पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल I इंटू आर। तो I तो ये रहा और R ये रहा,
आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर आएगा। तो कितना 1 वोल्ट। ओके, ये क्या पैरेलल में अगर इसका 1 वोल्ट है तो इसका भी क्या आएगा 1 वोल्ट। ओके, टोटल इफेक्टिव वोल्ट कितना था 4। अगर ये 1 वोल्ट है तो उसके पास कितना आएगा 3 वोल्ट। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंड होप आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहे एंड काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसी उम्मीद के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।